नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आपका आज की हमारे इस वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे मंगोल युद्ध के बारे में। चंगेज खान का उदय कैसे हुआ, उनका प्रारंभिक विजय कैसे हुआ, सैन्य अभ्यास क्या था, चंगेज खान के साम्राज्य के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मंगोल युद्ध। मंगोल साम्राज्य 1206 में चंगेज खान द्वारा स्थापित साम्राज्य मध्य एशिया के स्टेपी में मंगोल हृदय भूमि में उत्पन्न 13वीं शताब्दी के अंत तक ये पूर्व में प्रशांत महासागर से डेन्यूब नदी और फारस की खाड़ी के तट पर फैला हुआ था। पश्चिम अपने चरम पर इसने लगभग 9 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर किया, जिसने ये विश्व इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य बन गया। 13वीं और 14वीं शताब्दी का मंगोल साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा निकट स्थ भूमि साम्राज्य था और भूमि के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के बाद दूसरे स्थान पर था। पूर्वी एशिया में मंगोलिया में उत्पन्न मंगोल साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर जापान के सागर से पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था, जो उत्तर की ओर आर्कटिक के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। पूर्व और दक्षिण की ओर भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि, दक्षिण पूर्व एशिया और ईरान में पठार और पश्चिम की ओर लेवेंटर और कार्पेथियन पर्वत तक। चंगेज खान का उदय। अपने बचपन के दौरान तेमुजीन के नाम से जाने जाने वाला चंगेज खान एक मंगोल सरदार का बेटा था। एक युवा के रूप में वो कैरेट के तोगरुल खान के साथ काम करके बहुत तेजी से उठा। उस समय का सबसे शक्तिशाली मंगोल नेता कुर्तेद था। उन्हें चीनी उपाधि वांग दी गई, जिसका अर्थ है राजा। तेमुजीन कुर्तेद के खिलाफ युद्ध में गया। तुमेजीन ने वांग खान को हराने के बाद खुद को चंगेज खान नाम दिया। फिर उसने अपने और अपने परिजनों के अधीन अपने मंगोल साम्राज्य का विस्तार भी किया। मंगोल शब्द का इस्तेमाल चंगेज खान के नियंत्रण में सभी मंगोल भाषी जनजातियों को संदर्भित करने के लिए किया जाने लगा। उनके सबसे शक्तिशाली सहयोगी उनके पिता के दोस्त खैरीत सरदार तोगरुल और तेमुजीन के बचपन और जादरान कबीले के जमुखा थे। उनकी मदद से तेमुजीन ने मर्किट जनजाति को हराया, उनकी पत्नी बोरेट को बचाया और नेमन्स और दिया। उसके शासन में साम्राज्य तेजी से बढ़ा और उनके वंशजों की उन्होंने हर दिशा में हमलावर सेनाओं को भेजा। एक लागू पैक्स मंगोलिक में विशाल अंतर महाद्वीप साम्राज्य ने पूर्व को पश्चिम से और प्रशांत को भूमध्य सागर से जोड़ा, जिससे यूरेशिया में व्यापार, प्रौद्योगिकियों, वास्तुओं और विचारधाराओं के प्रसार और आदान प्रदान की अनुमति मिली। उत्तराधिकार पर युद्धों के कारण साम्राज्य विभाजित होने शुरू हो गए, क्योंकि चंगेज खान के पोते ने विवादित किया कि क्या शाही रेखा कोड के बेटे और प्रारंभिक उत्तराधिकारी आगे दे या फिर उनके अन्य बेटों में से एक, जैसे तोलुई, चगताई या जोची से पालन करना चाहिए। ओगेडेड और चगदायात गुटों के खूनी शुद्धिकरण के बाद टोल्टियस प्रबल हुए, लेकिन तोलुई के वंशजों के बीच विवाद जारी रहा। विभाजन का एक प्रमुख कारण ये विवाद था कि क्या मंगोल साम्राज्य एक गतिहीन महानगरीय साम्राज्य बन जाएगा या मंगोल खाना बदोश और स्टेपी आधारित जीवन शैली के लिए सही रहेगा। प्रारंभिक विजय। पहला हमला 1205 से 1209 के बीच चीन के उत्तर पश्चिम सीमा राज्य HSI हासिल के तांगतूत साम्राज्य के खिलाफ निर्देशित किया गया था और शी चियां राजा द्वारा निष्ठा की घोषणा में समाप्त हुआ। एक के बाद के अभियान का उद्देश्य उत्तरी चीन था। उस समय तुंगुसिक जिन राजवंश द्वारा शासित था। 1215 में बीजिंग के पतन में हुआंग हे के उत्तर में मंगोलों को सभी क्षेत्रों के नुकसान को चिन्हित किया। निम्नलिखित वर्षों के दौरान जिन साम्राज्यों को उत्तर में मंगोलों और दक्षिण में चीन द्वारा सांग साम्राज्य के बीच एक बफर राज्य की भूमिका में घटा दिया गया था। मध्य एशिया के खिलाफ अन्य अभियान शुरू हुए थे। 1218 में पूर्वी तुर्किस्तान में खारा खिताई राज्य को साम्राज्य में सम्माहित कर लिया गया था। उटार में ख्वारज़मियों द्वारा चंगेज खान के मुस्लिम विषयों की हत्या के कारण पश्चिमी तुर्किस्तान में खीवा की सल्तनत के साथ युद्ध हुआ। बुखारा, समरकंद और राजधानी उर्गेच को मंगोल सेनाओं ने न ले लिया और बर्खास्त कर दिया। इस अभियान के दौरान चंगेज खान की मृत्यु ने मंगोलों की प्रतिशोध की भावना को और बढ़ा दिया। शीजियां संस्कृति चीनी और तिब्बती तत्वों का मिश्रण बौद्ध धर्म के साथ राज्य धर्म के रूप में सत्यानाश कर दिया गया था। सैन्य अभ्यास। चंगेज खान और उनके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों की अद्भुत सैन्य उपलब्धियां
संख्यात्मक ताकत के बजाय बेहतर राजनीति और रणनीति के कारण थी। मंगोल सेना मुख्य रूप से घुड़सवार सेना से बनी थी जो उन्हें उच्च स्तर की गतिशीलता और गति प्रदान करती थी। अनेक आंदोलनों और युद्धाभ्यास को संकेतों और एक सुव्यवस्थित संदेशवाहक सेवा द्वारा निर्देशित किया गया था। युद्ध में वो मुख्य रूप से धनुष और बाणों पर निर्भर थे और शत्रु के रैंकों को अव्यवस्थित करने के बाद ही आमने सामने की लड़ाई का सहारा लेते थे। मंगोल हथियार और रणनीति पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों की तुलना में खुले मैदान और समतल देशों के अधिक उपयुक्त थे। चार दीवारी वाले शहरों की घेराबंदी के लिए उन्होंने अक्सर चीनी, फारसियों और अरबों जैसे तकनीकी रूप से उन्नत विजय प्राप्त लोगों के कारीगरों और इंजीनियरों से सहायता प्राप्त की। उनके अभियानों की भारी सफलता में योगदान देने वाले एक अन्य कारक जासूस और प्रचार का कुशल उपयोग था। हमला करने से पहले वो आमतौर पर स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के लिए कहते थे और शांति की पेशकश करते थे। यदि ये स्वीकार कर लिया गया तो आबादिक आत्मसमर्पण के मामले में आदिवासियों और सैनिकों को अक्सर मंगोल सेना में शामिल किया जाता था और उन्हें संघ के रूप में माना जाता था। मंगोल खान के प्रति संघीय शासकों की व्यक्तिगत वफादारी ने एक महान भूमिका निभाई क्योंकि आमतौर पर कोई औपचारिक संधि संपन्न नहीं हुई थी। इसलिए मंगोल सेनाओं में अक्सर जाते मंगोलों का केवल एक अल्पसंख्यक शामिल होता था। चंगेज खान के साम्राज्य का संगठन। मंगोल वर्चस्व के शुरुआती चरणों के दौरान चंगेज द्वारा स्थापित साम्राज्य ने उन सभ्यताओं को अवशोषित कर दिया जिनमें एक मजबूत, एकीकृत और सुव्यवस्थित राज्य शक्ति विकसित हुई। हालांकि मंगोलों का सामाजिक संगठन देहातीवाद और कुलों की एक विकेंद्रीकृत पितृवंशीय प्रणाली की विशेषता इस प्रकृति के एक समाज और अधीन उन्नत सभ्यताओं के बीच अपेक्षाकृत कम संख्या में विदेशी विजेता और संख्यात्मक रूप से मजबूत विजय प्राप्त आबादी के बीच विरोध मौजूद था। विजय के शुरुआती चरणों में मंगोलों ने आमतौर पर अपने नए विश्व पर कदमों की सामाजिक संरचना को थोपने का प्रयास किया। मंगोलों के लिए एक विजित जनजाति को गुलाम बनाने और पूरे समुदायों को विशिष्ट सैन्य नेताओं को एक व्यक्तिगत उपांग के रूप में पेश करने की प्रथा थी। पश्चिम में अभियान। 1236 में पश्चिम के खिलाफ नए अभियान शुरू किए गए। जाहिर तौर पर रूस और यहाँ तक कि पूर्वी यूरोप को अपने अधीन करने और उन्हें बट्टू खान को आवंटित अल्सर में जोड़ने के इरादे से 1237 से 38 में बुल्गारों के साम्राज्य का सफाया कर दिया गया था। एक जीत जिसने रूस के लिए उचित रास्ता खोल दिया। इस समय मध्य और उत्तरी रूस में शहर, राज्य और स्वतंत्र रियायतें शामिल थी। एक एक करके मंगोल सेनाओं के भयंकर हमलों में गिर गई। बाल्टिक सागर की ओर मंगोल अग्रिम केवल रूसी सर्दियों द्वारा एक ठहराव पर लाया गया था। नोवगोरोड को समृद्ध व्यापारिक केंद्र इस प्रकार कुछ अन्य रूसी शहरों में थे जिन्हें बर्खास्त नहीं किया गया था। कीव के पतन के बाद रूस में प्रतिरोध समाप्त हो गया। आगे छापे पोलैंड, गैलिसिया और वोल्हिनी को मारा गया। अग्रिम दल भी सिलेसिया में ब्रिस्लाना पहुंचे। सिलेसिया के ड्यूक हेनरी द्वितीय के तहत जर्मन और पोलिशी शूरवीरों की एक संयुक्त सेना को लैंगिक के पास एक करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मंगोलों ने मध्य जर्मनी में आगे नहीं घुसना पसंद किया। इसके बजाय उन्होंने हंगरी में सक्रिय अपनी सेनाओं के साथ सेना में शामिल होने के लिए दक्षिण की ओर रुख किया। लेकिन अर्रीक बोक ने कब्जा कर लिया और फिर अवशिका को मार डाला। उसके बजाय उसके अपने आदमी अलगू को ताज पहनाया। कबुलई के एक प्रशासन ने मंगोलिया में अरीक बोक को खाद्य आपूर्ति में कटौती करने के लिए अवरुद्ध कर दिया, जिससे अकाल पड़ा। कारकोरम जल्दी से कबुलई पर गिर गया, लेकिन अरीक बोक ने रैली की और 1261 में राजधानी पर फिर से कब्जा कर लिया। दक्षिणी पश्चिमी इलखानेट में हुलुंग अपने भाई कबुलई के प्रति वफादार था, लेकिन उनके चचेरे भाई बर्क गोल्डन हार्डे के शासक के साथ 1262 में कुबलई खान के अभियान। दक्षिण में 1273 में जियांगयांग के पतन के बाद मंगोलों ने दक्षिण चीन में सांग राजवंश की अंतिम विजय की मांग की। 1271 में कुबलई ने चीन में नए मंगोल शासन को युवान राजवंश के रूप में नामित किया। चीनी लोगों का नियंत्रण जीतने के लिए चीन के सम्राट के रूप में अपनी छवि को खराब करने की मांग की। कुबलई ने अपने मुख्यालय को खान बालिक में स्थानांतरित कर दिया, जो बाद में बीजिंग का आधुनिक शहर बन गया। एक राजधानी की स्थापना के बाद कई मंगोलों के लिए एक विवादास्पद कदम था, जिन्होंने उन पर चीनी संस्कृति से बहुत निकटता से जुड़े होने का आरोप लगाया था। मंगोल चीन के खिलाफ अपने अभियानों में सफल रहे और चीनी सांगशाही परिवार में युआन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।
जिससे मंगोल पूरे चीन को जीतने वाले पहले गैर चीनी लोग बन गए। कुबलाई ने अपने आधार का उपयोग करके शक्तिशाली साम्राज्य बनाने, एक अकादमी, कार्यालय, व्यापार, बंदरगाह और नहर बनाने और कला और विज्ञान को परियोजित करने के लिए किया। सैन्य संगठन। मंगोलों द्वारा एकत्रित सैनिकों की संख्या कुछ विद्वानों की बहस का विषय है, लेकिन 1206 में कम से कम 1,05,000 दशमलव प्रणाली के आधार पर मंगोल सैन्य संगठन सरल सैन्य लेकिन प्रभावी था। सेना को 10 लोगों के दस्ते में बनाया गया था। मंगोल अपने घोड़े धनुर्धारियों के लिए सबसे प्रसिद्ध थे, लेकिन भाले से लैस सैनिक समान रूप से कौशल थे और मंगोलों ने अन्य सैन्य विशेषज्ञों को उन भूमि से भर्ती किया जिन पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अनुभवी चीनी इंजीनियरों और एक बॉम्बार्डियर कोर के साथ जो ट्रेबुचेट, कैटापोल्ट्स और अन्य मशीनों के निर्माण में विशेषज्ञ थे। मंगोल गढ़वाले स्थानों की घेराबंदी कर सकते थे, कभी कभी उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके मौके पर मशीनरी का निर्माण कर सकते थे। मंगोल साम्राज्य की कमान एक तहत बलों को गतिशीलता और गति के लिए प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित किया गया था। मंगोल सैनिक उन कई सेनाओं की तुलना में अधिक हल्के बख्तरबंद थे जिनका उन्होंने सामना किया था, लेकिन वो युद्धाभ्यास के साथ इसे बनाने में सक्षम थे। प्रत्येक मंगोल योद्धा आमतौर पर कई घोड़ों के साथ यात्रा करता था, जिससे वो आवश्यकता अनुसार एक नए माउंट पर जल्दी से जा सके। इसके अलावा मंगोल सेना के सैनिकों ने आपूर्ति लाइनों में स्वतंत्र रूप से काम किया, जिससे सेना की आवाजाही में काफी तेजी आई। कोरियर के कुशल उपयोगों ने इन सेनाओं के नेताओं को एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने में सक्षम बनाया। जुवेनी की रिपोर्ट के अनुसार एक नर्जी के दौरान अनुशासन पैदा किया गया था। ये शिकार अन्य संस्कृतियों में शिकार से अलग थे। छोटी इकाई क्रियाओं के बराबर होने के कारण मंगोल सेनाओं की एक पंक्ति में फैल जाती, एक पूरे क्षेत्र को घेर लेती और फिर उस क्षेत्र के भीतर सभी खेल को एक साथ चलाते। लक्ष्य था कि किसी भी जानवर को भागने ना दिया जाए और उन सभी का वध कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।